नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनीनामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनीनामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है क्वेस कॉर्प से जुड़ी हुई। डीमर्जर के एडजस्टमेंट से इस हफ्ते क्वेस कॉर्प के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। दरअसल 15 अप्रैल को इस शेयर में डीमर्जर का एडजस्टमेंट देखने को मिला, जिसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अप्रैल इस कंपनी ने डीमर्जर की एक्स और रिकॉर्ड डेट तय की थी। कंपनीनामा के एपिसोड नंबर 173 में हमने आपको बताया भी था कि ये डीमर्जर होने वाला है, जिसमें मौजूदा शेयरधारकों को दो कंपनियों के शेयर मिलेंगे। फरवरी 2024 में इस कंपनी ने 3 कंपनियों में अपने कारोबार को स्प्लिट करने की घोषणा की थी, जिसमें क्वेस कॉर्प, डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस के नाम शामिल हैं। कंपनियों की लिस्टिंग की डेट की घोषणा तो नहीं की गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि 6 महीने में ये जो लिस्टिंग की प्रोसेस है वो दोनों कंपनियों की पूरी होने का अनुमान है। 15 अप्रैल को जब ये खबर आई एडजस्टमेंट की, तो क्वेस कॉर्प के शेयर में 50% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 298 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 272 रुपये 15 पैसे तक भी फिसल गया था। जियो फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च महीने में देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के 6 करोड़ 10 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं। इस तरह इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के निवेश की जो वैल्यू है वो बढ़कर 9,150 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही खबर यह भी थी कि 17 अप्रैल को पहले डिविडेंड के ऊपर विचार करने के लिए इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। इन दोनों खबरों के चलते 15 अप्रैल को जियो फाइनेंशियल के शेयर में 4% तक का उछाल देखने को मिला और डे हाई के बेहद करीब जाकर शेयर 239 रुपये 5 पैसे के स्तर पर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लॉक इन में पड़े शेयरों की ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद शेयर में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। दरअसल इस हफ्ते इस कंपनी के जो शेयरधारक हैं उनका 1 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म हुआ। इसके चलते 529.1 करोड़ शेयर खुले बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखे और ये जो शेयर हैं इनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी की कुल इक्विटी के 64% स्टेक यानी कि 64% हिस्सेदारी के बराबर है। लेकिन उसके बावजूद 15 अप्रैल को बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 5.5% तक की मजबूती देखने को मिली और 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति 124 रुपये 40 पैसे के स्तर पर हुई। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने सभी पीएसयू बैंकों को वैल्यूएशन के मामले में पीछे पछाड़ दिया है। दरअसल इस हफ्ते ऐसी खबर निकल के सामने आई कि सेविंग्स बैंक खातों पर इस बैंक ने जो ब्याज दरें हैं उसमें 1/4% की कमी की, यानी कि 0.25% घटाकर जो सेविंग्स बैंक की ब्याज दरें हैं उसे 2.75% कर दिया है और इस कमी की वजह से बैंक को सालाना आधार पर 1,500 करोड़ रुपए की बचत देखने को मिलेगी। 15 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के शेयर ने 1876 रुपये 80 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, जो कि 1880 रुपये के रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब था और शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1865 रुपये 60 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 17 अप्रैल को यानी कि गुरुवार के दिन इस शेयर ने पहली बार 1900 का जो स्तर है उसको पार किया और इस बैंक की जो मार्केट कैप है वो 14,60,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंचती हुई दिखी। इनफैक्ट ये पहला घरेलू बैंक बनता हुआ दिखा है जिसने इतने वैल्यूएशन हासिल किए और इस तरह इस बैंक के जो वैल्यूएशन है तमाम पीएसयू बैंकों से ज़्यादा होती हुई दिखी है, क्योंकि एसबीआई जो कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक है उसके मुकाबले इस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 2 गुना से भी ज़्यादा होता हुआ दिखा। 17 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल ने नौयान शिपयार्ड में अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। आरआईएल ने नौयान शिपयार्ड में अतिरिक्त 10% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है और ये हिस्सेदारी 51.72 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। 2 हफ्ते पहले ही आपको याद होगा हमने आपको खबर बताई भी थी कि इस कंपनी ने नौयान शिपयार्ड की 74% हिस्सेदारी खरीदी है और ये हिस्सेदारी वेल्सपन कॉर्प से 382.73 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। 15 अप्रैल को जब ये खबर आई तो आरआईएल के शेयर में लगातार चौथे दिन खरीदारी देखने को मिली और करीब 0.25% की मजबूती के साथ शेयर 1239 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ था।
अगली खबर सरकारी कंपनी एनएचपीसी को लेकर है। एनएचपीसी का 800 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूरी तरह से शुरू हो चुका है। एक खबर यह भी थी कि बीकानेर में इस कंपनी ने 107 मेगावाट की सोलर पावर क्षमता को शुरू कर दिया है और सोलर पावर प्लांट की कुल क्षमता आपको बता दें 300 मेगावाट की है, जिसमें से 107 मेगावाट को पूरी तरह से कार्यरत कर दिया गया है। 15 अप्रैल को एनएचपीसी के शेयर में 1.5% की मजबूती के साथ 85 रुपये 46 पैसे पर दिन के उच्चतम स्तर के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 16 अप्रैल को खबर थी कि पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यूनिट 4 में इस कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल को खबर आई थी कि 4x200 मेगावाट की 4 में से 3 यूनिट्स यानी कि 600 मेगावाट क्षमता पर इस कंपनी ने कामकाज को ऑपरेशनल कर दिया, जिसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा में बताया भी था। 16 अप्रैल को एनएचपीसी के शेयर ने 86 रुपये 26 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 1/4% नीचे 85 रुपये 30 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वॉर के बीच में गेल ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस कंपनी ने यूएस के एक एलएनजी प्रोजेक्ट में 26% हिस्सा खरीदने का टेंडर फ्लोट किया है। इस टेंडर में यूएस के एलएनजी प्रोजेक्ट के साथ 15 साल की सप्लाई डील का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत ये कंपनी 1 MMTPA सप्लाई डील को 5 से 10 साल तक बढ़ा भी सकती है। ऐसा विकल्प भी इस टेंडर में फ्लोट किया गया है। 15 अप्रैल को जब खबर आई तो गेल के शेयर में 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 178 रुपये 80 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर इन्फोएज को लेकर है, जिसने अपने शेयर विभाजन की रिकॉर्ड डेट तय कर ली है। इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है उसे 7 मई तय किया है। आपको याद होगा इस कंपनी ने घोषणा की थी कि एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजित किया जाएगा और अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसकी अनाउंसमेंट हुई है, जो कि 7 मई को होगी। 15 अप्रैल को इन्फोएज का शेयर 6,812 रुपये 50 पैसे तक उछल गया था और कारोबार की समाप्ति करीब 3% ऊपर 6,732 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने एक नई महारत हासिल करी है। दरअसल इस कंपनी ने एआई और क्लाउड एक्सपर्टाइज में अपना एक्सपेंशन किया है। इस कंपनी ने 3 नई गूगल क्लाउड स्पेशलाइजेशंस हासिल की हैं। इस तरह इस कंपनी की एआई और क्लाउड एक्सपर्टाइज का विस्तार होता हुआ नजर आया है। इस खबर के चलते 15 अप्रैल को एचसीएल टेक के शेयर में एक्शन देखने को मिला और 2.5% से ज़्यादा के उछाल के साथ 1426 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 1428 रुपये 80 पैसे के डे हाई के बेहद करीब थी। अगली खबर फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ को लेकर है, जिसने फ्रांस में विस्तार की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल फ्रांस में इस कंपनी ने जाइडस मेडटेक फ्रांस SAS नाम की एक सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। फ्रांस की एक ऑर्थोपेडिक फर्म के अधिग्रहण की तरफ ये कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने एम्पलीट्यूड सर्जिकल SA नाम की कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की थी और इस कंपनी का गठन उसी की ओर ये कदम माना जा रहा है। 15 अप्रैल को जब ये खबर आई तो जाइडस लाइफ साइंसेज के शेयर में 868 रुपये 60 पैसे का लो लगाने के बाद 1% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 879 रुपये 5 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर मिड कैप आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स को लेकर है, जिसको एनसीएलटी से इस हफ्ते एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। दरअसल इस कंपनी की एक सब्सिडरी है कैपिएट सॉफ्टवेयर नाम की, जिसके कंपनी में मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। 9 अप्रैल को एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने इसको मंजूरी दे दी है और इस मर्जर को जो मंजूरी मिली है वो ग्रुप स्ट्रक्चर के कंसोलिडेशन की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। 15 अप्रैल को परसिस्टेंट सिस्टम के शेयर में 4,562 रुपये का लो लगाने के बाद करीब 4% की मजबूती के साथ 4,718 रुपये पर दिन की ऊंचाई के करीब कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अगली खबर आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर है और इसके लिए एक बुरी खबर इस हफ्ते आती हुई दिखी है। दरअसल खबर ये थी कि 16 अप्रैल से इस कंपनी के लिए घरेलू गैस की जो सप्लाई है, आवंटन है, उसमें 20% की कमी कर दी गई है। इस सप्लाई में जो कमी हुई है उसके सामने 125% हिस्से के बराबर नए कुओं की गैस यानी कि NWG की इस कंपनी को सप्लाई मिलती हुई दिखी है। लेकिन कंपनी का मानना है कि घरेलू गैस आवंटन में कमी से इस कंपनी का जो मुनाफा है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सस्ती घरेलू गैस है, जिसे हम APM गैस के नाम से भी जानते हैं, ये $6.75 प्रति MMBTU के हिसाब से कंपनी को मिल रही थी और जो नई गैस मिलेगी वो महंगे दाम पर होगी। 16 अप्रैल को आईजीएल का शेयर 172 रुपये तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार की समाप्ति करीब 1.5% नीचे 176 रुपये 34 पैसे के स्तर पर हुई।
इसी तरह मुंबई में ऑपरेट करने वाली महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल की भी जो सस्ती गैस की सप्लाई है उसको घटा दिया गया है। 16 अप्रैल से इस कंपनी की भी घरेलू गैस की जो सप्लाई है उसमें 18% की कमी की गई है। घरेलू गैस आवंटन में कमी से कंपनी का मानना है कि मुनाफे के ऊपर असर देखने को मिलेगा। इस कंपनी की भी एपीएम गैस सप्लाई की जो भरपाई है वो नए कुओं की गैस से रिप्लेस की गई है, लेकिन असर खत्म करने के लिए कंपनी कह रही है कि वो हर मुमकिन कदम उठा रही है। 16 अप्रैल को इस कंपनी के शेयर में 1230 रुपये 50 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली और कारोबार की क्लोजिंग करीब 4.5% नीचे 1254 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। इस हफ्ते इंडसइंड बैंक के लिए बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद शेयर झूमता हुआ नजर आया। दरअसल इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो इसलिए झूमा क्योंकि डेरिवेटिव सौदों में गड़बड़ी पर बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट इस हफ्ते बैंक को मिल गई है और बाहरी एजेंसी के मुताबिक डेरिवेटिव सौदों से 1979 करोड़ रुपए का नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि आरबीआई के अनुमान से कम है। आरबीआई ने 2000 करोड़ रुपए के आसपास के नेगेटिव इंपैक्ट का अनुमान लगाया था। बैंक के नेटवर्थ पर 2.27% का असर संभावित है, ऐसा बाहरी एजेंसी की रिपोर्ट बता रही है। इंटरनल रिव्यू की बात करें जो कि बता रहा था कि दिसंबर 2024 तक बैंक का जो टोटल नेटवर्थ है उसके ऊपर 2.35% का असर देखने को मिल सकता है। तो अनुमान के मुताबिक ये रिपोर्ट आई, जिसके बाद 16 अप्रैल को शेयर में 8% तक की तेजी देखने को मिली और कारोबार की क्लोजिंग करीब 7.25% ऊपर 785 रुपये 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। अगली खबर एस्टर डीएम हेल्थकेयर को लेकर है, जिसको मर्जर के लिए सीसीआई से इस हफ्ते एक अहम मंजूरी मिलती है। दरअसल क्वालिटी केयर इंडिया के इस कंपनी के साथ मर्जर को सीसीआई ने मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के बाद इस कंपनी का जो नाम है वो बदलकर एस्टर डीएम क्वालिटी केयर हो जाएगा। 16 अप्रैल को जब ये खबर आई तो एस्टर डीएम हेल्थकेयर के शेयर में 503 रुपये 45 पैसे का हाई लगाने के बाद करीब 2% ऊपर 499 रुपये 10 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। अदानी ग्रुप में जीक्यूजी पार्टनर्स का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा है। दरअसल जीक्यूजी पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप की 5 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यूएस में रिश्वतखोरी मामला ठंडा पड़ने के बाद ये हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इन 5 कंपनियों की बात करें तो इसमें अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस के नाम शामिल हैं और इसके साथ साथ अदानी एनर्जी और अदानी पावर में भी जीक्यूजी की ओर से अपनी हिस्सेदारी को ऊपर की ओर बढ़ाया गया है। 16 अप्रैल को अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में तेजी देखने को मिली और अदानी पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा करीब 2% की बढ़त के साथ कारोबार का अंत हुआ। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस को आंध्र प्रदेश सरकार से इस हफ्ते एक बड़ा तोहफा मिलता हुआ दिखा है। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 21.16 एकड़ जमीन बेची है। वाइजैग में ये ज़मीन बेची गई है और केवल 99 पैसे में, जी हाँ आपने सही सुना, 99 पैसे में ये ज़मीन बेची गई है। 17 अप्रैल को जब ये खबर आई तो टीसीएस का शेयर 3218 रुपये तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के साथ देखने को मिली। अगली खबर देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से जुड़ी हुई है, जिसने शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल इस कंपनी ने घोषणा की है कि सृजन ग्रुप को इस कंपनी का जो कोलकाता आईटी एसईजी है वो बेचा जाएगा। 693 करोड़ रुपए की रकम में स्लम सेल बेसिस पर यह डील पूरी की जाएगी। रेवेन्यू बढ़ाने, कैश फ्लो में सुधार की रणनीति के तहत ये ट्रांजैक्शन किया गया है और ट्रांजैक्शन के चलते शेयर होल्डर वैल्यू में इजाफा होगा, ऐसा कंपनी की ओर से बयान जारी किया गया। 17 अप्रैल को डीएलएफ का शेयर 656 रुपये 50 पैसे तक लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 2% की मजबूती के साथ देखने को मिली। इस हफ्ते पेटीएम के सीएमडी ने ईसॉप्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल इस कंपनी के सीएमडी विजय शेखर शर्मा ने स्वेच्छा से यानी कि वॉलंटरीली अपने 2.1 करोड़ ईसॉप्स सरेंडर करने का फैसला लिया है। मौजूदा भाव पर देखें तो 2.1 करोड़ ईसॉप्स की वैल्यू 1812 करोड़ रुपए बैठती है। इस फैसले से Q4 FY25 यानी कि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में ईसॉप खर्च में 492 करोड़ रुपए का अंतर आता हुआ दिखेगा। 17 अप्रैल को पेटीएम के शेयर में 871 रुपये 65 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, पर कारोबार की क्लोजिंग दिन की ऊंचाई से फिसलकर 850 रुपये के स्तर के आसपास ही देखने को मिली। वित्त वर्ष 2026 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में पीएसयू कंपनियों का ओएफएस लाने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल मझगांव डॉक के सफल ओएफएस के बाद सरकार ने एक नई लिस्ट तैयार करी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की मंशा से या फिर डिसइन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से ये ओएफएस ला जा सकते हैं, जिसमें 4 कंपनियों के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसमें कोल इंडिया, आरवीएनएल, एलआईसी और जीआरएसई के नाम शामिल है, जहां पे सरकार हिस्सा बिक्री ओएफएस के जरिए कर सकती है। माना जा रहा है कि आरवीएनएल का जो ओएफएस है वो वित्त वर्ष 2026 की
पहली तिमाही यानी कि मौजूदा तिमाही में ही देखने को मिल सकता है, और LIC का जो OFS है वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में यानी कि अगले कैलेंडर ईयर में देखने को मिल सकता है। जहां तक विनिवेश की बात है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट की बात है तो माना जा रहा है कि IDBI बैंक की जो स्ट्रेटेजिक सेल होने वाली है उसे पूरा करना सरकार की इस साल प्राथमिकता हो सकती है। 17 अप्रैल को LIC के शेयर ने 792 रुपये 35 पैसे का लोच हुआ, पर कारोबार की क्लोजिंग अच्छी खासी रिकवरी के साथ देखने को मिली। IDFC फर्स्ट बैंक को पूंजी जुटाने के लिए अपने बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। 7,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस बैंक को अपने बोर्ड से मंजूरी मिली है, और ये फंड रेजिंग है वो वारबर्ग पिंकस और ADIA की सहयोगी कंपनियों से प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाई जाएगी। वारबर्ग पिंकस से 4,876 करोड़ रुपए मिलेंगे इस बैंक को, और उसके साथ साथ ADIA से इस बैंक को 2,624 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। 60 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बैंक की ओर से 81.26 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि बुधवार की क्लोजिंग से देखें तो डिस्काउंट पर थी, जिस वजह से इनिशियली शेयर में 60 रुपये 60 पैसे तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली, लेकिन कारोबार की जो क्लोजिंग हुई वो लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी के साथ देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो है डॉक्टर रेड्डी से जुड़ी हुई। डॉक्टर रेड्डीज ने इस हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर खंडन किया है। दरअसल खबरें ऐसी थी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि कर्मचारी संख्या में इस कंपनी ने बड़ी कमी की है, 25% की कटौती की गई है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें निकल के सामने आई थी, जिस पर कंपनी ने कहा कि ये सारी जो खबरें हैं वो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत है, और सारे जो क्लेम्स किए गए, जो दावे किए गए थे, उसका कंपनी ने खंडन किया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि कर्मचारी खर्च में 25% की कमी की गई है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रेवलिमिड नाम की इनकी जो दवा है उससे जुड़े मार्जिन प्रेशर के चलते कंपनी ने यह फैसला लिया है, लेकिन कंपनी ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, इसका खंडन कर दिया। 15 अप्रैल को डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 1129 रुपये का लो लगाने के बाद 4% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1156 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स का विवाद सुलझने से इस हफ्ते इस कंपनी का शेयर दौड़ता हुआ दिखा। दरअसल लोधा बंधुओं ने आपसी सहमति से अपने सारे विवाद सुलझा लिए हैं। लोधा ग्रुप ब्रांड्स जो हैं उनके एक्सक्लूसिव अधिकार कंपनी के पास यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के पास ही रहेंगे, और छोटे भाई अभिनंदन लोधा का इस कंपनी से यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर से और बड़ी भाई के किसी भी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही साथ जो फैसला हुआ है, जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक बड़े भाई अभिनंदन का HOABL यानी कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा और छोटे भाई के किसी भी बिजनेस में किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। ये विवाद सुलझा तो 15 अप्रैल को मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। 8% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ये शेयर 1215 रुपये 90 पैसे पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। PNB के साथ घोटाला करने वाले मेहुल चौकसी की इस हफ्ते गिरफ्तारी की खबर निकल के सामने आई। दरअसल बेल्जियम की सरकार ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया। इस हफ्ते ऐसी खबर निकल के सामने आई। भारत की ओर से एक्स्ट्राडिशन की जो गुजारिश की गई थी उसके चलते ये गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी CBI और ED की वांटेड लिस्ट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेहुल चौकसी ने इस बैंक के साथ यानी कि PNB के साथ 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। 15 अप्रैल को जब खबर आई तो PNB का शेयर 98 रुपये 40 पैसे के डे हाई पर खुला था, पर कारोबार की क्लोजिंग करीब आधे % की मजबूती के साथ ही 96 रुपये 65 पैसे के स्तर पर देखने को मिली थी। अगली खबर मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर है, जिस पर इस हफ्ते जुर्माना लगा है, लेकिन उसके बावजूद वेदांता का शेयर इस हफ्ते दौड़ता हुआ दिखा। फ्लाई ऐश डिस्पोजल को लेकर इस कंपनी के ऊपर 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। कंपनी की जुर्माने के आदेश के खिलाफ चुनौती यानी कि इसके खिलाफ मुकदमा करने की योजना है। इस खबर के चलते 15 अप्रैल को वेदांता के शेयर में 384 रुपये 5 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 4.5% की मजबूती के साथ 396 रुपये 85 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। इस हफ्ते जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर फोकस में रहा और उसके साथ साथ इरडा और सरकारी कंपनियां PFC भी फोकस में रही। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जेंसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटर्स पर बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखी है। सेबी ने इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट है उसको होल्ड पर डाल दिया है और उसके साथ साथ इस कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर बड़ा एक्शन लिया है।
सेबी ने प्रमोटर्स को बाजार में कारोबार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और प्रमोटर्स पर और कंपनी पर जो संबंधित कंपनियां हैं उनमें ट्रेडिंग पर भी रोक लगा दी है। कंपनी और प्रमोटर्स ने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को गुमराह किया है, ऐसा सेबी की ओर से बयान निकल के सामने आया। दरअसल इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2024 के दौरान सरकारी कंपनियों इरडा और पीएफसी से 977.74 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और इस कर्ज में से 663 करोड़ रुपए की जो रकम है वो ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी। सेबी जांच में पता चला है कि 6,400 ईवीज की खरीद होने वाली थी, लेकिन उसमें से इस कंपनी ने सिर्फ 4,704 ईवीज ही खरीदे हैं। ब्लू स्मार्ट को लीज पर ये जो ईवीज खरीदे गए हैं वो लीज पर दिए जाने वाले थे, लेकिन फंड्स का जो बड़ा हिस्सा है यानी कि 207 करोड़ रुपए कहीं और ट्रांसफर किए गए हैं। इन फंड्स का इस्तेमाल डीएलएफ में आलीशान अपार्टमेंट खरीदने और व्यक्तिगत खर्च पर किया गया है। प्रमोटर के करीबी लोगों को भी ट्रांसफर की गई हैं ये फंड्स और उसके साथ साथ शेयरों में जोड़ तोड़ करने का भी आरोप लगा है। इस फैसले के बाद सेबी ने यह भी कहा कि इस कंपनी के खातों की जांच के लिए फोरेंसिक ऑडिटर को नियुक्त किया जाएगा और ये जो फोरेंसिक ऑडिटर है अगले 6 महीने में इस कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट जमा करता हुआ दिखेगा। 16 अप्रैल को जब ये खबर आई थी उसके बाद जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के लोअर सर्किट पर शुरुआत हुई और कारोबार की समाप्ति भी 5% के लोअर सर्किट पर ही 122 रुपये 68 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 17 अप्रैल को खबर थी कि कई एजेंसियां एक साथ मिलकर इस कंपनी के खिलाफ जांच कर सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक विश्वासघात कानून के तहत ये जो जांच है वो की जा सकती है। अगर इस कंपनी और प्रमोटर्स पर जो आरोप लगे हैं वो साबित हो जाते हैं तो मल्टी एजेंसी जांच इस कंपनी के खिलाफ हो सकती है। 17 अप्रैल को जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में 5% के लोअर सर्किट पर ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते फार्मा कंपनियां लुपिन और जाइडस लाइफ साइंसेज एक खराब खबर के चलते फोकस में रहीं। दरअसल इन दोनों कंपनियों ने यूएस में एक कोर्ट केस चल रहा था जिसमें इनको तगड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। एस्टेलिस फार्मा नाम की एक कंपनी है जिसके खिलाफ इनका यूएस में एक मुकदमा चल रहा था, एक पेटेंट का केस था जिसको ये दोनों कंपनियां हार गई हैं। मिरबेट्रिक नाम की एक जेनरिक दवा है जिसको लेकर ये कंपनियां केस हारी हैं और एनालिस्ट का ऐसा मानना है केस हारने से इन कंपनियों के ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। माना जा रहा है जो इस कंपनियों ने अनुमान लगाए थे उसके मुताबिक जाइडस को इस दवा के चलते तिमाही आधार पर $3.5 करोड़ की बिक्री का अनुमान था। वहीं लुपिन की बात करें तो इस दवा की बिक्री से $2.5 से $3 करोड़ की तिमाही बिक्री होने का अनुमान लगाया गया था। बड़ा झटका लगा इन दोनों कंपनियों को जिस वजह से 16 अप्रैल को दोनों शेयरों में 8% तक की गिरावट देखने को मिली और कारोबार की समाप्ति 4 से 6.5% तक की गिरावट के साथ देखने को मिली। अगली खबर येस बैंक को लेकर है और येस बैंक को एक और डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा है जो कि टैक्स से जुड़ा है। इस बैंक को अतिरिक्त 244.2 करोड़ के टैक्स डिमांड का नोटिस मिला है। आईटी विभाग से असेसमेंट ईयर 2016-17 के लिए बैंक को ये नोटिस मिलता हुआ दिखा है। बैंक का कहना है कि नोटिस के खिलाफ जेएओ को रेक्टिफिकेशन अपील यानी कि जो अर्जी है वो बैंक की ओर से दाखिल की जाएगी। इस बैंक को पिछले महीने भी 145 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड नोटिस मिला था, एक ऑर्डर मिला था। मुंबई टैक्स अथॉरिटी से इस बैंक को टैक्स से जुड़ा हुआ डिमांड ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। 16 अप्रैल को जब ये खबर आई तो 17 रुपये 55 पैसे तक लुढ़कने के बाद येस बैंक के शेयर में 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 17 रुपये 89 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियां एचयूएल और होनासा कंज्यूमर इस हफ्ते एक कानूनी विवाद के मामले में फंस गई हैं। दरअसल होनासा कंज्यूमर के खिलाफ एचयूएल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया है। अपने ब्रांड को नीचा दिखाने के चलते कंपनी की ओर से ये मुकदमा दाखिल किया गया है। एक विज्ञापन में लैक्मे का नाम पब्लिक यानी कि सार्वजनिक रूप से लेने के चलते ये विवाद होता हुआ दिखा है। आपको बता दें कि इससे पहले होनासा कंज्यूमर ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में एचयूएल के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया गया था और ये मुकदमा लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50 नाम का जो विज्ञापन कैंपेन है उसको हटाने की मांग के तहत किया गया था। 17 अप्रैल को एचयूएल का शेयर 2,343 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार का अंत दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी के साथ देखने को मिला था। इस हफ्ते टाटा ग्रुप और शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप के बीच में जो विवाद है वो गहराता हुआ दिखा है। दरअसल शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने आरबीआई से मदद के लिए और एक औपचारिक अर्जी दाखिल कर दी है। टाटा सन्स की पब्लिक लिस्टिंग यानी
आईपीओ लाने के लिए इस ग्रुप ने आरबीआई से सपोर्ट की मांग की है। अपने कर्ज को चुकाने में काफ़ी चुनौतियां फेस कर रहा है शाहपुर पलोंजी ग्रुप और अपर लेयर सीआईसी यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा सरेंडर करने के फैसले पर भी इस ग्रुप ने चिंता जाहिर की है आरबीआई से। इनका ये कहना है कि दर्जा सरेंडर करने के फैसले से शाहपुर पलोंजी ग्रुप को पूरी तरह से बाहर रखा गया, इनसे कोई भी बातचीत नहीं की गई। शाहपुर पलोंजी ने टाटा सन्स के आईपीओ को सपोर्ट करने की मांग की है और टाटा सन्स के आईपीओ से उनका कहना है कि सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा होता हुआ दिखेगा। शाहपुर पलोंजी ग्रुप के पास टाटा सन्स की 18.37% हिस्सेदारी है, जिसको वो बेचना चाहते हैं ताकि वो अपने कर्ज को चुका सकें, लेकिन वो ये हिस्सा बिक्री नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस कंपनी यानी कि टाटा सन्स के जो एओए यानी कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसके तहत शाहपुर पलोंजी ग्रुप को अपनी हिस्सा बिक्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, चलते चलते आपको बता दें कि हमारा इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय तो हमें बतानी है। अगर आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और बिजनेस जगत से जुड़ी या फिर ब्रोकिंग और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।